से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि शर्मा। प्राइमेट में आपका स्वागत है। कांग्रेसी चुनावी ट्रम्प कार्ड पर लोकसभा की मोहर लगवाने में कामयाब रही है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा बिल सदन में पारित हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीडीएस बीपीएल कार्ड का भ्रष्टाचार खत्म हुए बिना योजना सफल कैसे होगी? क्या गरीबों को जो आंकड़ा सरकार के पास है वो इतना कारगर है कि देश के गरीबों की भूख मिट जाए? Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Long title stands part of the bill. The minister may now move that the bill as amended be passed. संसद में यदा कदा ही बोलने वाली सोनिया गांधी का ये सपना आखिरकार पूरा हो भी गया। कांग्रेसी सांसदों का मेज थपथपाना जाया नहीं गया। उनके सिपह सालारों ने लोकसभा में ऐसी व्यूह की रचना की कि सोनिया गांधी का ट्रम्प कार्ड यानी खाद्य सुरक्षा बिल को लोकसभा का ठप्पा लग ही गया। वो भी तब जब बिल को लेकर कई राजनीतिक दलों ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन वोटिंग के वक्त विरोधी भी साथ हो गए। ऐसा लगा कि सोनिया का सपना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि विरोधियों का भी है। तो विधेयक को लोकसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। जो संशोधन मैंने इस बिल में प्रस्तुत किए थे, अगर उन्हें सरकार मान्य करती तो इस बिल का स्वरूप भी बेहतर हो जाता, ये बिल ज्यादा सशक्त भी बनता और ज्यादा प्रभावी भी बनता। लेकिन लगता है कि सरकार बजद है इसको इसी रूप में पारित कराने के लिए। तो हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए जब हम स्वयं आकर इस बिल को सुधरे हुए रूप में लागू करेंगे, आज इसी आधे अधूरे बिल का समर्थन करते हैं कि चलिए कुछ नहीं, अगर पूरा नहीं तो अधूरा ही सही, पर ये आधा अधूरा अशक्त सा बिल आप ला रहे हैं। लेकिन आज हम इसी का समर्थन करेंगे और उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब बेहतर बिल हम लोग लागू करेंगे। सरकार ने भोजन की गारंटी को धरातल पर लाकर बुलंदी के आसमान में उड़ा तो दिया, लेकिन अब चुनौती इसे सही तरीके से क्रियान्वयन पर टिकी है और इसके जरिए गरीबों के पेट भरने की होगी। क्योंकि कांग्रेस ने जो पेट के रास्ते वोट का प्लान किया है वो फेल हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस इस गेम चेंजर बिल को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती है, इसलिए बिल के पास होने के बाद कांग्रेस ने सारा क्रेडिट खुद लिया और बीजेपी पर सियासत की रोटी सेकने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रयासों के बाद कोई ना कोई अड़चन पैदा करने में, कि वे आम जनता को कहना चाहते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर इनकी नीयत और नीति इसके विरोध करने की। केंद्र सरकार इस बिल को तीसरी बार ताजपोशी के लिए तुरुप के पत्ते की तरह देख रही है। वो मानकर चल रही है कि खाद्य सुरक्षा योजना देश में लागू होने के बाद उसके पक्ष में एक माहौल पैदा होगा जो घोटालों की कालिख को सफेद कर देगा। यानी केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा बिल को सत्ता की चाबी के जैसे देख रही है। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या पेट के जरिए कांग्रेस को वोट मिलेंगे? क्या इतनी जल्दी इस योजना का सही क्रियान्वयन हो सकेगा? क्योंकि सरकार के पास समय कम और काम ज्यादा है। चैनल 1 न्यूज के लिए देवांशु किशोर प्रभात की ये रिपोर्ट। तो दिन भर बहस चली और आखिरकार लोकसभा में इस पर मोहर लग गई। लोकसभा से ये बिल पारित हो गया। एक बड़ी कामयाबी से जाहिर तौर पर फिलहाल अभी फौरी तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए देखा जा सकता है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा? क्या वाकई ये बिल इतना कारगर है? आखिर तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो विरोध कर रहे थे उन्होंने आखिर हामी कैसे भरी? पूरा ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी मुद्दे पर चर्चा आज हम करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मनोहर मनोज, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके अलावा संजय सराफ, एलजेपी नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, और इसके अलावा
सज्जन सिंह वर्मा नेता कांग्रेस भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां मनोहर जी, सबसे पहले प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी और थोड़ा सा समझना चाहूंगी। तमाम राजनीतिक दल पहले विरोध कर रहे थे इस बिल को लेकर, लेकिन फिर अचानक से हामी भर दी। लेकिन बीजेपी का लग रहा था कि कहीं ना कहीं अडिग जो रवैया है वो कहीं ना कहीं वहीं के वहीं रहेगा। आखिर क्या हुआ कि रातों रात बदलाव हो गया? जो तमाम इसमें संशोधन करने की बातें थी, जो तमाम तरह की बातें थी, वो अचानक उसमें हामी भर दी गई और ये भी कहा गया कि बिल कमजोर है लेकिन फिर भी हम हामी भर रहे हैं। देखिए, इस फूड सिक्योरिटी बिल, जिसे मैं दरअसल गरीबों के लिए सिक्योरिटी नहीं, उनके न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी का प्रतीक मानता हूं। किसानों के लिए यह फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी का प्रतीक है और करप्शन के लिए यह जरूर एक तरह से सिक्योरिटी का प्रतीक है। रह गया राजनीतिक दलों का, जो आपने सवाल किया, तो राजनीतिक दलों की बात राजनीतिक दल जाने। क्योंकि यह जो बिल है इसकी इस तरीके से पॉलिटिकली पैकेजिंग की गई है कि लोगों में यह मैसेज जा रहा है कि यह गरीबों के लिए बहुत क्रांतिकारी चीज लाई गई है। तो राजनीतिक दल जो है, जनता का उन्हें वोट लेना है, तो वो मैसेज ये नहीं देंगे कि ये कथित गरीब समर्थक बिल का वो विरोध करें। बहरहाल, इस फूड सिक्योरिटी बिल के जो तमाम पहलू हैं, उन पहलुओं पर पूरे देश को पड़ताल करने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि अगर फूड सिक्योरिटी के जरिए यह अगर कहा जा रहा है कि यह गरीबों के पोषाहार को प्रदान करेगा, गरीबों को जो है एक तरह से भूख मिटाएगा और गरीबों को भोजन प्रदान करेगा, तो यह केवल एक स्लोगन है। देश में जितने गरीब हैं, उन गरीबों का अगर हम सही कायाकल्प करना चाहते हैं तो उनके हाथ में परचेजिंग पावर आना चाहिए। और वह परचेजिंग पावर जो है, यह उन्हें तय करने का अधिकार दीजिए कि वो किस तरीके का खाना खाना चाहता है, कैसा कपड़ा पहनना चाहता है। और सड़े हुए चावल और सड़े हुए गेहूं दे करके आप क्या सोचते हैं कि गरीबों का पेट भर जाएगा? अगर वो आदमी जो बिल्कुल परेशान है, जिसके पास एक पैसे भी नहीं है, वह तो ये सड़ा चावल और गेहूं भी नहीं खरीद सकता, तो उनके लिए आप कम्युनिटी किचन का जो कॉन्सेप्ट है, वहां फ्री भोजन दीजिए, लंगर चलवाइए तमाम देश के तमाम जगहों पर, और जो अनाज जो सड़ रहा है उस अनाज का सदुपयोग करिए। लेकिन यह फूड सिक्योरिटी सबसे पहले देश के राज खजाने को बिल्कुल तबाह कर देगा। जब ये पार्टी कहती है कि हमारा राज खजाना खाली है, वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और हम सब्सिडी एक पर एक घटाते जाएंगे। आपने जो है एलपीजी का सब्सिडी रातों रात हटा लिया, जिसका कोई विकल्प नहीं है मार्केट में। गेहूं और चावल बाजार में बड़े आराम से मिलते हैं। आज किसी गरीब के पास इतने पैसे की दिक्कत नहीं है कि वो चावल और गेहूं ना खरीद सके, लेकिन उसके पास गैस नहीं मिल पाता है क्योंकि सरकार ने डुअल प्राइसिंग लाई। अब वही पॉलिसी चावल और गेहूं के बाजार में आप लाएंगे डुअल पॉलिसी, तो यह चावल जो है, जो 6 करोड़ टन जो सस्ते अनाज में जनता के करों से लेकर के पैसे लेकर के सब्सिडी के रूप में जो दिया जाएगा, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होगी। किसानों का जो मार्केट में जो प्राइस है अनाज का, वो बिल्कुल गिर जाएगा। वो कहेंगे खेती छोड़ो, 100 रुपये अपना केवल इंतजाम करो और चावल और गेहूं खरीद लेंगे। बहुत ज्यादा लागत आती है खेती करने में। तो किसानों की तबाही, राजकोष की तबाही, इकोनॉमी की तबाही, ब्लैक मार्केटिंग अलग बढ़ेगा और मजदूरों को आप मानसिक रूप से गरीब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप उनके वेजेज को आप प्राइस इंडेक्स से जोड़िए, उन्हें भरपूर रोजगार दीजिए, मनरेगा वाला रोजगार मत दीजिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में बनाइए, ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट आएगा, उंकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट ले आइए। और जितने एक लाइन और, समाज के जितने निरीह तबके हैं उनके लिए आप सोशल सिक्योरिटी का व्यापक मेजर लाइए। उसमें अगर टैक्स बनी जाता है तो वह सदुपयोग होगा। लेकिन किसानों का अनाज खरीद करके सस्ता आप सब्सिडी दे करके और गरीबों को लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, ये देश की पूरी इकोनॉमी को तबाह कर देगा। कांग्रेस पार्टी अगली बार सत्ता में आती भी है तो मुझे नहीं लगता है कि यह स्कीम कंटिन्यू कर पाएगी, जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे मार्केट में, किसानी चरमरा जाएगी और राज खजाना खाली हो जाएगा। सज्जन सिंह वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बात भी उन्होंने सुनी होगी। सज्जन जी, क्या कहेंगे? तमाम बातें आप सुन रहे हैं, विरोधाभास जाहिर तौर पर अभी भी बना हुआ है और कहीं ना कहीं किसान विरोधी इस बिल को कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? गरीब विरोधी भी है जी। देखिए, या तो पूरी समझ नहीं है, लोग समझ नहीं पाए इस बिल पर। मैं मनोहर जी का पूरा स्टेटमेंट सुन रहा था, हालांकि आवाज मुझे बहुत कम आ रही है जी, पर जितना मैं समझ पाया कि इनका खुद का जो उद्बोधन था अभी पूरा कंट्रोवर्शियल था। आपस में उन्होंने 2-3 बातें कही, तीनों बातें आपस में टकरा रही थी। उन्होंने किसी के पास पैसा ही नहीं है, 1 पैसा कैसे अनाज खरीदेगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि गरीब के पास इतना पैसा होता है कि वो आराम से अनाज इतना पैदा हो रहा है देश में कि खरीद सकता है। मेरा दूसरा कहना सुन ले आप। मेरा अनुरोध ये है कि कहीं ना कहीं इस बिल के आने से लाभ तो है देश की जनता को, उन गरीब लोगों को लाभ तो है। कोई भी योजना आती है एकदम परिपक्व तो इस देश में कोई योजना भी
आज तक लागू नहीं हो पाई है। हर योजना की आलोचना विद्वान लोगों ने हमेशा की, लेकिन वो योजनाएं चली, सफल हुई। सज्जन जी, यहाँ विषय आलोचना का नहीं है, यहाँ विषय उस बिल का है जिसकी आप लगातार आपका कहना है कि लोग लाभान्वित होंगे। बिल की बात कर रहा हूँ, ना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरों में भी लोग लाभान्वित होंगे। मैं यहाँ एक बात आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो आंकड़े प्लानिंग कमीशन ने निकाले हैं, जो तमाम तरह के आंकड़े निकाले हुए हैं, फूड डिपार्टमेंट ने भी आंकड़े निकाले हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ, अगर मध्य प्रदेश का उदाहरण हम ले लेते हैं, मध्य प्रदेश में जितने लोगों को इस योजना से लाभान्वित होने, उनकी संख्या अगर मान लीजिए कि 76 लाख के आसपास है और आपने वो आंकड़े निकाले हैं 48 लाख के आसपास, तो जो डिफरेंस है उसको कैसे कवर करेंगे आप? उसके लिए क्या सोचा है आपने? यही तो लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जो राज्य सरकारें हैं, आप सुन लीजिए, इनकी जहां जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उनके नेताजी हैं, एमएलए साहब, सांसद साहब, अधिकारियों पे दबाव डाल के बीपीएल सूची में, एपीएल सूची में अधिकारियों पे दबाव डाल के वो नाम लिखा लेते हैं। एजेंसी तो बीपीएल सर्वे की स्टेट गवर्नमेंट के लोग रहते हैं, तो ये कोई समझने को तैयार नहीं है। जो आंकड़े मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की टीम ने निकाले वो अपनी जगह सही है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आंकड़ों का बढ़ाया गया, फिर घूम फिर की बात वही आती है ना कि जो तमाम राज्य, लेकिन मैं उसके बाद भी एक बात कहना चाहूंगा कि मैं एक बात सुन लीजिए, 74 लाख भी हैं तो उन्हें मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। दूसरा प्रश्न आपका था किसानों के लिए, जो निकले हैं वो तो कहीं ना कहीं इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप मेरी बात तो सुन लें, मुझे पूरी बात कहने दें। हमारे साथ जुड़े हुए आनंद जी, आपकी प्रतिक्रिया? अब ये मुझे पूरी बात तो अपनी करने दें। पूरी बात मैंने नहीं की, आपने किसानों की बात पूछी जी, नहीं किसानों की बात पूछी आपने कि किसान के हितैषी नहीं है। अरे भाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगा ही उसको। कहा उसमें लागत, वो चाहता भी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुझे मिले, और वो भी प्रोक्योर नहीं होता है, मतलब कोई प्रश्न और कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल सज्जन जी, आपकी प्रतिक्रिया और लेंगे दोबारा। आपके जाहिर तौर पर ये चर्चा का विषय है कहीं ना कहीं। यहाँ इस वक्त हमारे साथ आनंद साहू, बीजेपी नेता भी मौजूद है, कुछ कहना चाहते जी? आनंद जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज देश का ये है कि कांग्रेस सरकार को समझ में ही नहीं आ रही है कि आम परिवार, जन जन जो है क्या चाहती है। आप देखिए, ये कुछ भी करते हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और सब कुछ उल्टा करे जा रहे हैं। अभी ये फूड सिक्योरिटी लाए हैं, आप देखिए, सबसे बड़ी बात विडंबना की है कि फूड जब सड़ रहा था तब ये फूड सिक्योरिटी नहीं लाए, तब ये फूड को फ्री में बंटवाने की हम लोगों ने अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर हाँ, आप देखिए, ये बिल्कुल डाटे और आंकड़ों के आधार पर मैं मतलब सत्य तथ्यों के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि तब ये लोग सोए हुए थे। और अभी एक बात और, जैसे अभी हमारे मनोज जी ने कहा कि सारा सब्सिडी आप कंट्रोल करके, खत्म करके, जहां पेट्रोल डीजल का, जहां गैस का, एलपीजी का, सब कुछ खत्म कर दिया। सुन लीजिए, गरीब आदमी जो किरोसिन जो जलाता था वो भी बंद कर दिए और पैसा देंगे बोल करके, और उसको भी बंद कर दिए। और आज आप कह रहे हैं आप राशन देंगे। आदमी जो आप उसका पैसा लूट लिए और इधर से आप दिखा रहे हैं कि हम आपको राशन फ्री में देंगे, आप राशन खाइए। चुनाव के तो स्टेटमेंट आ रहे हैं, कुछ तो भी लॉजिक ही नहीं। 4 राज्यों में अभी चुनाव है, संजय सर आप जी भी मौजूद हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, हर चुनाव के पूर्व एक न एक ढोंगी बाबा वाला एक कहानी लेकर के आते हैं, जनता को ठगते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप भी बिल्कुल चर्चा में जाहिर तौर पर दिखाई देंगे, गुमराह करते हैं। ये तो है कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, ये चर्चा इस पर हम लगातार अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि वही दोबारा से बात है कि काफी अहम और गंभीर विषय है ये चर्चा के लिए। आनंद साहू जी ने डोंगी बाबा की बात की, वो तो आसाराम जी दिख ही रहे हैं, डोंगी बाबा किनके साथ घूमते हैं, वो विषय आपने स्टार्ट किया ना डोंगी बाबा का। देखिए एक सेकंड, आपने साहू जी बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला आपके बीच में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपने डोंगी बाबा की बात की तो मेरे को आशाराम बाबू याद आ गए। संजय जी, पूरा वक्त मिलेगा आपको, पूरा वक्त मिलेगा अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी। आपकी बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है और चर्चा में कहीं ना कहीं इस बात को हम जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Long title stands part of the bill. The minister may now move that the bill as amended be passed. आज हम इसी का समर्थन करेंगे और उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब बेहतर बिल हम लोग लागू करेंगे। ₹1 नहीं बॉस।
1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपया में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस? क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Long title stands part of the bill. The minister may now move that the bill as amended be passed. आज हम इसी का समर्थन करेंगे और उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब बेहतर बिल हम लोग लागू करेंगे। चलिए, इस बिल को लेकर भले ही लंबी बहस हुई लेकिन समर्थन मिल गया और इसके बाद लोकसभा में ये बिल पारित हो गया। कितना महत्वपूर्ण ये बिल है और इसकी महत्ता क्या कुछ दिखेगी आगे भविष्य में, इस पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको परिचय करा दूं, तमाम दर्शकों से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सज्जन सिंह वर्मा, नेता कांग्रेस, मनोहर मनोज पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, आनंद साहू नेता बीजेपी और संजय सराफ एलजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, ब्रेक से पहले आप अपनी कुछ बात कह रहे थे और उसके साथ साथ आपकी प्रतिक्रिया भी इस बिल को लेकर ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो भी ये बिल आई है इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अगर देखें उस एंगल से, हम लोग इसको साइड में अगर रख के देखे हैं तो दूसरे साइड से जिस तरीके से हम सब लोग चलाते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, कि हमारे यहाँ 78% गरीबी है, गरीबी रेखा से नीचे है, उनको मदद करने की जरूरत है। अगर कोई भी स्टेप यहां पर कांग्रेस सपोज उठाती है, कोई भी रूलिंग पार्टी उठाती है, अब अपोजिशन को तो अपोजिशन करना है, तो अपोजिशन आज खुलकर खड़ी क्यों नहीं होगी कि हम इसको अपोज कर रहे हैं? ये दोहरी बातें क्यों बीजेपी वहां पर हर टाइम पार्लियामेंट में करती है? या तो खुलकर खड़े हो जाए, हम जी इस बिल के साथ नहीं है, हम अपोज कर रहे हैं, वहां तो वो राजनीति करते हैं, हम जी देखेंगे अभी हम इसी में हम लोग अमेंडमेंट्स आप करो या नहीं करो, हम अभी इसके साथ में है। जब आप अमेंडमेंट्स करेंगे, फिर जब हम लोग पावर में आएंगे या क्या आएंगे, वो फ्यूचर बताएगा। फ्यूचर एनालिसिस कोई भी आज की डेट में नहीं कर सकता है, फ्यूचर में क्या होता है, कैसे हो जाएगा, वो उस टाइम के लिए वो प्लान कर रहे हैं। आज ही वो क्लियर कट में क्यों नहीं खड़े हो गए पार्लियामेंट में? अगर पार्लियामेंट में आज बीजेपी इसको अपोज कर लेती, खुल के खुले दिल से खुले दिमाग से अपोज करती, राजनीति नहीं करती इसके ऊपर, तो आज ये बिल पास नहीं होता लोकसभा में, राज्यसभा में भेजने की जरूरत नहीं। आनंद जी, यहाँ मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, अगर इस बिल का समर्थन ही करना था तो इतना वक्त क्यों आपने जो पार्लियामेंट का जाहिर तौर पर आपके पार्टी के लिए जाहिर तौर पर कहा जाता है कि बार 20 करोड़ रुपए हंगामा ही करना था, जब पूरी बात थी, तो फिर समर्थन क्यों? और वो भी आप कह रहे हैं कि बिल कमजोर है, फिर भी हम समर्थन कर रहे हैं, भविष्य की राह देख रहे हैं। लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। हम लोगों ने जो नीतियों के आधार पर, जो पार्लियामेंट में सदन की गरिमा को देखते हुए जो विधिवत उसमें व्याख्यान है कि इस तरह की जो समस्याएं जब आती है, हम लोग विधेयक, जब कोई विधेयक से हम लोग सर्वसम्मति से हम लोगों के विचार अनुसार नहीं है, तो हम लोग संशोधन लाए। उसमें हम लोगों ने बीएससी का जो मीटिंग होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, उसमें उठाए, हर प्रकार से कोशिश किए और एक तरह से सरकार को झुकने का पूरा प्रयास किए कि संशोधन हो जाए। अब नहीं हो, तब आप देखिए कि क्या होता है कि विपक्ष की एक सीमित होती है दायरा। कारण आप बता रहे हैं, हम लोग का वॉकआउट करने के बाद भी इनके ये जो सरकार है,
ये हर विषय पर आप देखिए, चाहे एफडीआई का विषय लीजिए, चाहे न्यूक्लियर का विषय लीजिए, ये खरीद फरोख्त करके अपने जो अलायंस के लोगों को मिला करके बिल पास कर देती है। सुन लीजिए, और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं क्या, ये सारा फ्रॉड सिस्टम है, इनकी बातों में दम नहीं। आप देखिए एफडीआई आया, उसमें कितना नुकसान होगा। खुदरा बाजार में एफडीआई पूरा देश को गिरवी रखने जा रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वही हाल ये करने वाले हैं इसमें फूड सिक्योरिटी में। आप देखिए कि आप फ्री में अगर भोजन बांटिएगा तो पूरा देश का इकोनॉमी का फिर समर्थन काहे को किया बीजेपी ने? अगर फ्री में बांटने की बात है तो बीजेपी को समर्थन करने की फ्रॉड लॉजिक नहीं करती, इसको अपोज करती नहीं किए। आपने भी वोट बैंक को समर्थन किया। लेकिन पार्टी ने कहा कि जब पूरी हमारी सारी ताकत, वैधानिक ताकत को हमने आजमाइश किया, पार्लियामेंट को भी इंस्टॉल किया, उसके बाद सरकार नहीं मानती है तो ये सरकार जो मनमानी करे हम उसके साथ आप समर्थन करेंगे। सरकार जो मनमानी करेगी आप समर्थन करेंगे। नहीं आनंद जी, ये बात हम लोगों ने ये कहा कि हमारा भी अगर जनता देख रही है, हमें जब समय मिलेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे पूरा देश की जनता को आनंद जी आप एक एक रोड गाँव में दिख रहा है। सरकार अगर बहुत सारी योजना, नदियों को जोड़ने का जो योजना आनंद जी वो बात दरकिनार है। अभी फिलहाल ये फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो रही है जिसके अंदर आपको काफी खामियां दिखी, उसके बावजूद आपने समर्थन किया। क्या वजह रही, ये वजह जानना चाहते हैं। इतना वक्त अगर समर्थन आपको करना ही था तो इतना वक्त पार्लियामेंट का क्यों जाया किया? जो विषय है लगातार आपकी ओर से हुआ, एन मौके पर आपने भी वही किया। आप तमाम राजनीतिक दलों एक दिन का 20 करोड़ रुपए पार्लियामेंट का एक दिन का वेस्ट होता है। आप मेरे से पूछ रहे हैं सवाल, आप बीच में बोलेंगे तो आप ही बोलिए, फिर हम लोग को क्या मतलब। आप बोलिए ना, आप तो बोल ही नहीं रहे। सिस्टम में आप देखिए, लाइव जब बात हो रही है तो हर विषय पे आप टांग अड़ाने से ये सब टांग अड़ाने की बात नहीं है। जहां आपने बात है हम उसको बात आपकी एलएनजीपी की ताकत में जानता हूँ, आपकी जनता का भी ताकत जानता हूँ। आप बीच में बहुत बोलिए, है ना। मुझे हम यहाँ डिबेट में बैठे हैं, आप ताकत और ना ताकत को बात में साइड में छोड़ दीजिए। वो ताकत आप अपनी ताकत रखिए। 96 में 2 MP थे आपके पास। हिंदुत्व का कार्ड दिखाकर आप लोगों को गुमराह किया। क्या ताकत की बात कर रहे हैं? संजय जी यहाँ छोड़ दीजिए, पता है आपकी क्या ताकत है, पता चल जाएगा 2014 में। हवा में घोड़े दौड़ा रहे हैं, पता चल जाएगा सब कुछ। आप देखिए हवा 2014 में क्या था, जो हवा में घोड़े दौड़ा रहे हैं। अब कोई बात नहीं है, साल भर की बात है। 7-8 महीने रही है। 7-8 महीने के बाद सज्जन सिंह वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी और अब हम सीधा रुक कर रहे हैं। सज्जन जी क्या कहेंगे, लगातार विपक्ष कई खामियां थी और उन खामियों को आपने कहीं ना कहीं दरकिनार किया। मैं आपसे वही समझना चाह रही थी कि यहां अगर जो आंकड़े निकाले गए हैं, जिन लोगों को इस योजना की जरूरत है, वो आंकड़े जितने निकाले गए हैं, लेकिन जो सरकार की ओर से, आपकी ओर से जो आंकड़े निकाले गए हैं, वो अगर पूरे नहीं होते तो कैसे करेंगे आप इस बिल को पूरी तरह से सक्सेस, जिसके आप लगातार इस बिल में कई जो गुणगान है वो आपकी ओर से हो रहे हैं, सब लाभान्वित होंगे आपकी ओर से, ये तमाम बातें कैसे लाभान्वित होंगे? देखिए एक बात समझ लीजिए, एक तो मुझे पूरी बात कहने दीजिए। बताएं। जब फूड सिक्योरिटी बिल की सुगबुगाहट चालू हुई, उस समय भी इस तरह की चैनलों पे बहस हुई थी। उस समय तमाम सारी चैनलों ने यही आंकड़ों की बात की थी कि बीपीएल सूची के तो सिर्फ इतने ही नाम है और इतने सोनिया जी बोल रही हैं कि 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बीपीएल सूची में तो इतने चंद नाम है। मैंने उस समय भी कहा था कि बीपीएल सूची से आगे बढ़ के हम इस योजना को एपीएल सूची तक ले जा रहे हैं। अब जाके आंकड़े सही हुए, अब ये फिर लोग आंकड़ों में उलझाने की बात कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जो इस देश का गरीब है, मैं कहता हूं कि राज्य सरकारें यदि बढ़ा के भी देती हैं आंकड़ा, तो उन्हें भी इस फूड सिक्योरिटी बिल का लाभ मिलना चाहिए। कैसे करेंगे आप? वही तो सज्जन जी मैं समझना चाहती हूँ। 500 करोड़ की सब्सिडी बढ़ गई है, अगर आप इसके आंकड़े बढ़ाते हैं 500 करोड़ की सब्सिडी बढ़ती है, इस पर कैसे मैनेज होगा? मेरी बात सुनिए, बढ़ने दीजिए ना जी। ये इनको बीजेपी वालों को तो दर्द हो रहा है कि डीजल पेट्रोल की सब्सिडी कम कर रहे हैं, ये अमीरों की कम कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? अमीरों से छीन के हम तो गरीब के मुंह में डाल रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं, इनके पास लॉजिक ही नहीं है। किसान की बात आपने की मुझे पूरी नहीं करने दी। किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी गवर्नमेंट, उससे कम तो नहीं देगी ना। तो किसान को कहाँ हानि हो रही है? किसान को तो उसका पैसा मिल रहा है।
जो भी 1600-1700 रुपए गेहूं का 1 क्विंटल का मिलता है बिल्कुल, वो दे रही है सरकार। मनोहर जी उससे 1000 रुपए में तो नहीं ले रही। मनोहर जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ तो भी लॉजिक दे रहे हैं लोग बैठ के। सज्जन जी आपकी बात का जवाब मनोहर जी देना चाह रहे हैं, लेकिन मनोहर जी यहाँ आपको कहूंगी वर्मा जी मैं कोई आपका पॉलिटिकली अपोजिशन में नहीं करने जा रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। बिल्कुल आपकी जो बात है, आपका जो प्रश्न है वो सज्जन जी से जरूर करिएगा आप, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Long title stands part of the bill. The minister may now move that the bill as amended be passed. आज हम इसी का समर्थन करेंगे और उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब बेहतर बिल हम लोग लागू करेंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। Against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Long title stands part of the bill. The minister may now move that the bill as amended be passed. आज हम इसी का समर्थन करेंगे और उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब बेहतर बिल हम लोग लागू करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अभी सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में जिस तरह से कहा कि बिल कमजोर है लेकिन फिर भी हम समर्थन करें और भविष्य का इंतजार करेंगे, ये किस तरह का जवाब है? आम जनता इस जवाब से कितना संतुष्ट है, ये तो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार इसी विषय पर हम चर्चा करें। चर्चा के लिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं आप सबसे। हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा, नेता कांग्रेस, जुड़े हैं। मनोज, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद साहू, नेता बीजेपी, और संजय सराफ, LGP नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ सज्जन जी, ब्रेक से पहले आपने अपनी जो तमाम बातें रखी हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि किसानों के लिए ये जिस तरह से कहा जा रहा है किसान विरोधी बिल है, किसान विरोधी नहीं है। मनोहर जी आपकी इस बात का जवाब देना चाहिए। जी मनोहर जी। देखिए, देश में पिछले 65 सालों में इतनी फॉल्टी एग्रीकल्चर पॉलिसी अपनाई जाती रही है। यह पॉलिसी इनपुट सब्सिडी को बढ़ावा देने वाली और किसानों के आउटपुट को अंडर प्राइस्ड करने वाली पॉलिसी रही है। आपका मकसद यह था कि देश खाद्यान्न के मामले में सुरक्षा हो, लेकिन किसानों की माली हालत बद से बदतर होती जाए। आपने खेती को निर्वाह पेशा बनाया, खेती को जबकि लाभकारी पेशा बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि खेती में बहुत सारी लागतें आती हैं। आप जिस MSP का दम्भ भर रहे हैं, कायदे से जो खेती की जो लागत है, खेती की जो लागत है पूरा कंप्लीट कर देने दीजिए। आपको कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं पॉलिटिकली, मैं जस्ट वस्तु स्थिति बता रहा हूं। देखिए, खेती की जो लागतें हैं वो इतनी महंगी है कि जो MSP दिया जाता है किसानों का वो लागत नहीं भरपाई कर पाता। खेती आज भी लाभकारी पेशा तो दूर की बात, कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है। और यही वजह है कि 60% लोग देश के GDP में केवल 15% योगदान कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो मार्केट का उसको फायदा मिलना चाहिए था किसानी को, कि मार्केट में जब गेहूं का दाम अगर 15 रुपए किलो हो जाता है तो वह बेच करके मुनाफा कमा सकता था। आज वो फूड सिक्योरिटी के जरिए जब टोटल 7 करोड़ टन देश के 70% लोगों में जब मिलने लगेगा तो मार्केट में डिमांड जब होगी ही नहीं तो किसानों का अनाज कहां बिकेगा? आपका FCI सीजन में भी सारे किसानों के अनाजों की खरीद को इंश्योर नहीं कर पाता है। वहां पैक्स को घूस कमीशन दे करके 100 रुपए क्विंटल किसान जैसे तैसे अपना अनाज बेचते हैं।
और ओवर सप्लाई में मार्केट में उसका रेट गिर जाता है। ऑफ सीजन में किसानों को जो बाजार से बेहतर प्राइस मिलता था अब वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसानों की 16 करोड़ किसानों की जो आजीविका जो खराब होगी। दूसरी बात, जो गरीबों के लिए जो आप दम्भ भरते हैं, तो आप गरीबों के अगर असली हितैषी हैं तो गरीबों की मजदूरी और वेतन को प्राइस इंडेक्स से जोड़िए, उन्हें संगठित बनाइए और उनको इतना परचेजिंग पावर दीजिए कि वो केवल सड़ा चावल अनाज ही नहीं, वो दूध, दही, हरी सब्जी और तमाम जो पौष्टिक पोषाहार चीज है वो मार्केट में खरीद सके। अब आप कहेंगे हम बंटवाएंगे, एक अस्पताल में दूध और अंडा रोगियों को नहीं मिल पाता तो 85 करोड़ लोगों को ये पौष्टिक सामग्री कौन उपलब्ध कराएगा? उनके लिए उसकी परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। आप उन्हें रोजगार दीजिए, उन्हें परचेजिंग पावर के लिए सोशल सिक्योरिटी के दायरे में बिल्कुल सचिन जी यहाँ समझना चाहेंगे। बिल्कुल को और जो निरीह तबके हैं उनको ले आइए। बच्चों के लिए जो है जो मध्याह्न भोजन योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। तो ऐसे पॉलिसी बनाइए। नरेगा के जरिए आप रोजगार देते हैं लेकिन उसका मिसयूज होता है। अगर वही गांव के आधारभूत संरचना पर अगर सब फ्लैगशिप प्रोग्राम को एक जगह कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा और गांव में जो है खुशहाली बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी। आज जो लेबर सबके पास अगर खुशहाली आई है तो वह गुजरात, पंजाब के इंडस्ट्रियल बेल्ट से आई है, जहां वो कमा करके अपने घर को पैसे भेज रहे हैं और मनी ऑर्डर इकोनॉमी काम कर रही है। तो ये सस्ता चावल अनाज दे करके आप उन्हें मानसिक रूप से और गरीब बनाएंगे, किसानी को तबाह करेंगे और राज खजाना खाली हो जाएगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो गरीब जनता है उसके लिए आपने फूड सिक्योरिटी बिल की बात की मेरे सामने जी। मैं बोलना चाहूंगा जी सचिन जी। इन साहब के कितने लचर लॉजिक है साहब। छत्तीसगढ़ में फूड सिक्योरिटी बिल आता है, खूब तारीफ होती है साहब, पूरी लोकसभा में हंगामा मचा दिया कि छत्तीसगढ़ मॉडल दीजिए, छत्तीसगढ़ मॉडल दीजिए। वहाँ 1 रुपए 2 रुपए मिल रहा है तो इनको उससे तकलीफ नहीं हो रही, उससे तो उससे उनके हाथ कमजोर नहीं हो रहे गरीब लोगों के। गजब आदमी साहब, इतने गलत लॉजिक इस व्यक्ति के लॉजिक है कि सज्जन बाबू मैं थोड़ा एक लाइन बोलना चाहूंगा। सज्जन बाबू बिल देखिए एनटी रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल मेरी बात सुन लीजिए। इतने लंबे लंबे भाषण आप दे रहे हैं। मनरेगा योजना आई तब आपने विरोध किया। हम महिला सशक्तिकरण का बिल ला रहे हैं 33% आरक्षण का, तब आप विरोध कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी बिल आया इसमें विरोध, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो लाए उसका मैं समर्थन करता हूं। कल आएगा पेश होगा, उसका विरोध आप लोग करेंगे। आप है क्या? देखिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आप मुझे बोलने दीजिए जी। नहीं मैं बताऊंगा वर्मा जी जो डायरेक्ट अभी आपने गरीब को कहा कि गरीब वो, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। जब आपने इन्होंने कहा कि गरीब वो अनाज बेच देगा तो किसान से महंगा अनाज कौन खरीदेगा? मतलब वो गरीब आदमी फेंक देगा, अनाज बेच देगा, उसके पेट में क्या जाएगा? क्या गरीब भूखा मर जाएगा? क्या लॉजिक है? क्यों मर जाएगा? समझ ही नहीं पा रहा। तो आपके हिसाब से पैसा बाजार में मर रहे थे और आप बाकी बजा रहे थे, इसका मतलब तो यही निकलता है। क्या लॉजिक है? मेरा ये कहना है आपने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम ले आए, बहुत अच्छा स्कीम है। आपने आप क्या समझते हैं मिसमैनेजमेंट नहीं होगा? इतने लोगों का अनाज का वितरण करना और सब कुछ करना, क्या वो घोर भ्रष्टाचार का उदय होगा? एफसीआई पहले से ही भ्रष्टाचार के नेटवर्क में फंसा हुआ है। वो गरीब खाएगा क्या यदि बेच देगा अनाज? तो इस बात का जवाब मुझे दीजिए आप। अरे भैया आप गरीब के हाथ में इतने पैसे दीजिए, एक सेकंड, आप गरीब के हाथ में इतने पैसे दीजिए जवाब मार्केट से खरीदे। बात का जवाब लीजिए। नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ। अनाज बेच देगा तो खाएगा क्या फिर वो? नहीं तो खाएगा क्या? हो सकता है उसकी उतनी जरूरत ना हो सकता है उसकी उतनी जरूरत ना हो सकता है वो सूरत चला जाए कमाने, अब जरूरत तो गांव का राशन क्या होगा? तुम्हारे छत्तीसगढ़ में राशन जो है वो लाए और 1 रुपए 2 रुपए किलो अनाज तो सही है। हमारी पार्टी ने बिल की बात आप कर रहे हैं उससे गरीब जनता लाभान्वित होगी, लेकिन सरकार लागू करे तो गलत है। एक यहाँ पर एक जायज सवाल ये भी है कि रोजगार की ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? लगातार देश के जो युवा वर्ग है बेरोजगार पड़े हैं, हाथों में डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं है, उनके लिए किसी तरह की कोई स्कीम क्यों नहीं? फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर तो आपने बहुत ज्यादा इसमें बहुत सी इनका ये कहना है कि नरेगा योजना है, मनरेगा योजना को आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छी योजना हो जाएगी। अगर आप उसमें आधारभूत संरचना का निर्माण कराएंगे, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, गांव में इतना नेटवर्क बन जाएगा कि अपने आप विकास होगा। नेशनलाइज्ड बैंकों को बोला जाए कि अकाउंट खोला जाए, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू काटते, मनरेगा योजना को आधारभूत संरचना से जोड़ दीजिए, अपने आप रोजगार का सृजन होगा और देश में एसेट क्रिएशन होगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जहां आप एक लोग बैठे हैं यहाँ दिल्ली में, एक चीज कहना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के जो सज्जन जी हैं सांसद जी को, कि आज देश के जो युवा है और आने वाला पीढ़ी है वो चाहते हैं कि हमें जो है
अच्छी रोजगार मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिले, अच्छा पढ़ाई मिले, अच्छी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और उसमें जितना आप पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा रोजगार भी मिलेगा और उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हर जिले में ये सरकार मल्टी लेवल इनोवेटिव ट्रेनिंग कैंप बना दे, जहां पर हर, चाहे लोहार हो, चमकार हो, सुनार हो, कुम्हार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हर प्रकार का जो कामगार है, चाहे खेतिहर है, फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग। आप देखिए गणपति जी आ रहे हैं तो चाइना से, पिचकारी आ रहे हैं तो चाइना से। आज अगर हमारे कामगारों को अगर प्रशिक्षण दे दिया जाए तो पूरा विश्व में हमारे कामगार विश्व के तकनीकी को प्रशिक्षित होकर के पूरा दुनिया में जा करके रेवेन्यू लाएंगे। गुजरात इसलिए रिच नहीं है कि वहाँ जो है बहुत अच्छा मतलब खाली इंडस्ट्री है, विदेश से पैसा आ रहा है, फॉरेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ। केरल इसलिए रिच नहीं है क्योंकि वहां से बाहर से फॉरेन से पैसा आ रहा है। आज अगर हमारे जो ह्यूमन राइट्स है, जो नेशनल रिसोर्स है, उसको अगर हम डेवलप कर दें और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डालें। आज रूरल एरिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? कोई भी आज चाहे एमटेक कर ले रहा है, एक पंखा ठीक नहीं कर सकता। आप जितने भी चाहे छोटे छोटे, आप देखिए एफडीआई ले आया, उसमें आप देखिए छोटे छोटे रेडी पटरी, साप्ताहिक बाजार जैसे कामगार, ये सारा मिट जाएंगे। जिस जिस देश में एफडीआई गया, वॉलमार्ट गया, इतने सारे करोड़ों लोग बेरोजगार। इसी प्रकार एक मिनट वापस आ रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मल्टी लेवल मैं कह रहा हूँ, जैसे नरेगा में जो पैसा दे रहे हैं 150-200 रुपया, कोई मनरेगा में महात्मा गांधी उसमें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बजाय आप हर दिन जो युवा या जो पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी, आप उनको प्रशिक्षित कीजिए और उसको 200 रुपया रोज दीजिए ताकि वो भूख में नहीं मरे। और एक परिवार से एक आदमी को प्रशिक्षित करिए। मैं कहता हूँ पूरे विश्व का इकोनॉमी भारत के, चलिए आनंद जी, ये बातें तो बहुत हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पक्ष रखते हैं, लेकिन एनडीए की सरकार, गुमराह करने एनडीए के कार्यकाल में भी कोई बहुत बेहतर रोजगार आप लोगों की ओर से भी नहीं प्रोवाइड किए गए थे युवा वर्ग को। योजना आयोग का आंकड़ा है, तो बहुत सी बातें हो जाती हैं, जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां आप सबसे बड़ी, तो जाहिर तौर पर आप ये बात कहेंगे, लेकिन आपके कार्यकाल में भी कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार जो युवाओं की बात है, युवाओं के लिए आज तक कहीं पर किसी भी, चाहे वो बीजेपी हो, कार्यकाल आपका भी था एनडीए के कार्यकाल में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, नोबडी हैज बीन सीरियस फॉर यू। 2 करोड़ लोगों हम लोगों ने अब बातें बहुत हैं, हम लोगों ने युवा आयोग, कल भी हम लोग पटना में थे, पटना में हमारा युवाओं का आयोजन था, तो उसमें भी हम लोगों ने युवा आयोग का प्रस्ताव रखा है वहां पर। जैसे वुमेन्स कमीशन है, SC ST कमीशन है, बाकी सब युवा, सब लोग देश में कहते हैं युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है। आज तक कभी भी किसी पार्टी ने ये मुद्दा सामने लाया कि अगर युवा कमीशन देश में लाया जाए, जिस युवा कमीशन को लाने से क्या होगा कि एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, हर एक चीफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी रहेगी, हर स्टेट में जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ से स्टेट का पूरा ब्यौरा उसके सामने कंप्लीट डाटा आ जाएगा, पूरा डाटा आ जाएगा। जो हम इन सब चीजों पर बहस करें, आज देश की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर बात करनी चाहिए हम लोगों को। आज मैडम हम लोगों को 31 मार्च 2014 को हम लोगों को $1.75 बिलियन शॉर्ट टर्म लोन जो हम लोगों ने लिया वर्ल्ड बैंक से, जब हम पे उसको करेंगे, हमारा जो 66 रुपीज आज 1 रुपी का वैल्यू है, वो बराबर हमारा 85-86 के बीच में आ जाएगा। इसके लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टीज को बैठ के इन सब चीजों पर डिस्कस करना चाहिए। लेकिन वो डिस्कशन नहीं है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर जो भी यहां पर है, कोल स्कैम हो गया, दैट इज डिफरेंट। जहां पर वो हो गया उसको वहां पर रोको, उसके बाद में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बीजेपी भी काम करने दे दे। कम से कम जो वो कोल से हमारी बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर से जिन्होंने पैसा लगाया है, जो यहां से भाग रहे हैं, उनको कोल नहीं मिल रहा है। कल को जब हमारे को खुद काम करना पड़ेगा, हमें अपने लिए कोल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी की बहुत ही जरूरी नीड है। फूड सिक्योरिटी बिल एक मसला अलग है, लेकिन उससे मैं तो समझता हूं कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसी पर दोनों पार्टीज नहीं, जितने भी संसद आज पार्लियामेंट में है, लेकिन उसके ऊपर एक बार राजनीतिक दल अपनी बातें रखते हैं, राजनीतिक दल से ऊपर उठ के देश की इकोनॉमी को देखने के लिए अगर सब लोग साथ में बात करें, मैं तो समझता हूं हमारे देश के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए, कल को कौन सी पार्टी आती है दैट इज नॉट एन इश्यू, लेकिन एटलीस्ट जो भी पार्टी आएगी उसके लिए भी सेफ रहेगा अगर हम आज इकोनॉमिक पॉलिसी को गीतांजलि जी, संजय श्राफ जी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जिक्र किया। मैं कांग्रेस पार्टी को श्रेय देना चाहूंगा कि 1991 में
वह एक क्रांतिकारी कदम था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मैं भी उसका मैं शुरू में विरोधी था, क्योंकि लेफ्ट आइडियोलॉजी और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ने इसके खिलाफ लगातार कैंपेन चलाया। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने यह साबित किया कि देश में अब इनएफिशिएंसी के लिए कोई जगह नहीं है, देश में जो है करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है, मिसमैनेजमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, और सफेद हाथी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कोई जगह नहीं है। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो था पॉलिसी ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन से एफिशिएंसी आई, बहुत सारे सामानों के रेट भी गिरे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, रोजगार बढ़ा, और कई जगह जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बना कि देश में एक मोबाइल क्रांति आई। और उसी फाउंडेशन पर बीजेपी ने उसमें और तेजी से काम किया। 2004 में बीजेपी की जो हार हुई, दरअसल बात पॉलिटिकल रिफॉर्म की आ जाती है कि लोक लुभावन घोषणाएं अगर संविधान में ये बैन कर दिया जाए तो पॉलिटिक्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। 2004 में एनडीए सारे मानकों पर बेहतर करते हुए कोई उनके पास लोक लुभावन नारा नहीं था, चुनाव हार गई। 2004 से लेकर के 2008 में यूपीए गवर्नमेंट में ग्रोथ रेट और ज्यादा बढ़ा। लेकिन क्या वजह थी कि 2008 में आपने वो लोक लुभावन फैसले लिए जो इकोनॉमी को बिल्कुल तंगहाल कर गया। आपने 70,000 करोड़ के लागत पर किसानों की कर्जमाफी कर दिया। इस बात पे जाहिर तौर पर 1947 की बात की, अगर बात करें 2005 से 2010 ग्रोथ रेट बढ़ा है, तो वही मैं बता रहा हूं। तो 2008 में आपने जो है किसानों की कर्ज माफी की, छठे वेतन आयोग को लागू किया और मनरेगा जैसी स्कीम लाए। मनरेगा स्कीम रोजगार दीजिए, गांवों के विकास के हम लोग सबसे बड़े समर्थक हैं, लेकिन उस योजना में मूलभूत खामियां थी। आपने 70% कंपोनेंट लेबर को दे दिया। एक सेकंड, 70% कंपोनेंट आपने लेबर को दे दिया। आप एसेट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप उनसे जब काम ही करवाना है तो आप वैसे ही पैसा उनको दे दीजिए। उससे अच्छा बूढ़ों को पेंशन दे दीजिए, बेचारे 200 रुपया पेंशन पाते हैं। नहीं, एक लाइन और। तो इन कदमों से 2009 के बाद से देश की इकोनॉमी का पतन शुरू होता है, इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट हाई हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हाई हो जाता है। आज हर तरह से इकोनॉमी जो है तंग तबाह है। आपने एक तरफ जो है सारे सब्सिडी हटा लिए और चुनाव जीतने के लिए गेम चेंजर प्लान अगस्त के महीने में आप चावल और गेहूं का रेट जो ला रहे हैं, जो किसानी की स्थिति पहले ही से बदहाल थी वो और बदतर हो जाएगी। इकोनॉमी की स्थिति बिल्कुल बदतर थी वो और बदतर हो जाएगी। तो वोट लेने के चक्कर में पूरे देश हित को बल्कि वो कर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो वह मैसेज भले दे रही हो कि वो गरीबों का समर्थक है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर होती तो पॉपुलिस्ट घोषणाओं का वह भी विरोध करती जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया क्योंकि वह भी उसी ट्रैक पर करना चाहती है। आनंद जी, नहीं, देखिए, जहां तक ये खाद्य सुरक्षा बिल विधेयक का है, इसमें हमने पहले भी कहा कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दीजिएगा, प्रशिक्षण नहीं दीजिएगा, रोजगार नहीं दीजिएगा, शिक्षा नहीं दीजिएगा, आप क्या दे रहे हैं? आप इतने रोजगार तो दे रहे हैं, इतने दावा कर रहे हैं, रोजगार जो शिक्षा दे रहे हैं। एक मिनट, जो आप, लेकिन आप लोक लुभावन घोषणाओं का आपने विरोध क्यों नहीं किया? ये राजनीति को बर्बाद कर रहा है देश की। लोक लुभावन विषय अभी यहाँ जातीय रैली, मसल पावर, पॉलिटिक्स और RTI, ये लोक लुभावन वाला विषय पर यहाँ जो है आज डिबेट नहीं हो रहा। नहीं तो ये तो आज सुरक्षा खाद्य पर एक और डिबेट करेंगे। आज लोक लुभावन हम लोगों ने जो भी आज आपने कहा कि 2004 में हमारी सरकार, हमने लोक लुभावन नहीं लाया घोषणा पत्र में, जिसके कारण हम हार गए। अगर हम लोग इस प्रकार होते तो जिस प्रकार के कांग्रेस, चाहे वो राजीव गांधी जी थे तो कहते थे कि गरीबी हटाएंगे, चाहे आप इधर इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, फिर उसके बाद अभी भी हर बार ये गरीबी हटाओ 65 साल बाद ये कह रहे हैं अभी तो एमपी के कार्यकाल को भी गिनाया जाएगा, भोजन देंगे। 65 साल के हमारे लोग जो है वो आपकी ओर से गरीबी हटाओ का नारा नहीं है। अब एक बात और बता दे रहा हूँ। पहले आप कहते थे कि आप जो है आंकड़े जो है पहले कागजों में कम किए, 32 रुपया में आप खाना एक दिन जो कमाएगा वो गरीबी में रेखा से मतलब ऊपर है। और 5 रुपया में 12 रुपया में कांग्रेस के नेता गण कहने लगे कि देश में जो एक बार रोटी मिल जाता है, खाना मिल जाता है, आज चाय नहीं मिलता है। अब गरीबों के साथ मजाक भी कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि हम तो भोजन देंगे। आंकड़ा, एक मिनट, आंकड़ा जो ये आंकड़ा है, ये कह रहा हूँ, इतना ज्यादा मतभेद है, आप कमजोर भी कह रहे हैं उस बिल को, समर्थन भी आप कर रहे हैं, ये कैसे दोहरा? देखिए, जब आंकड़ा, संजय जी आप ये देखिए, आप मेरे को पूरा करने दीजिए। जब
जब योजना आयोग कागजों में गरीबी हटा दिया पहले तो, और उसके बाद अभी आंकड़ा और दोबारा दिखा 67% गरीब है। तो आप जब इस प्रकार की है, आप कह रहे हैं कि गरीब बहुत ज्यादा है, भोजन देना जरूरी है, दूसरे तरफ मजाक उड़ा रहे हैं। आनंद जी, जो लगातार प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बातें जो है हमने ये कहा, हमारी नेता अगर इतना विरोधाभास था, अगर इतना मतभेद था, आप बिल को कमजोर भी कह रहे हैं, आप उसका समर्थन भी कर रहे हैं। मैंने उनको सवाल करने दीजिए संजय जी, उनको सवाल जी जी आनंद जी बताइए। सरकार की बता दूं, पोल खोलूं मैं अभी। एक मिनट इनकी सरकार ने क्या करा? जी 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 सज्जन जी, इनकी सरकार ने हजारों टन सोना इस देश में इकट्ठा करके रखा था दुख सुख के लिए। वो 6 साल में सारा की सारा सोना बेच दिया इन्होंने। ये घड़ियाली आंसू इस समय बाहर है। एक गरीब का देश के लाभ होता है, उस पे इनको कष्ट हो रहा है। आप किस तरह की योजनाएं चाहते हैं? बयानबाजी बिल को कभी आपने बिना आलोचना के पास होने दिया तो बता दें। हमारा ये कहना है कि कभी तो साधुवाद लाओ, कि कभी तो किसी अच्छे काम की तारीफ करो। आलोचना के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैंने कभी देखा ही नहीं कि कभी किसी बात की अच्छी बात की। जब हमारी सरकार थी डॉलर का खजाना भरा हुआ था, और आज बिल में डॉलर इतने क्राइसिस में है कि पूरा विश्व देख रहा है भारत का इकोनॉमी कहां जा रहा है। बिल्कुल आनंद जी, फिलहाल ये फूड सिक्योरिटी बिल का हो रहा है और गरीब को कभी भूखा सोने नहीं देना चाहते, उस गरीब के आंसू पोंछना चाहते हैं, उसमें आपको वोट दिख रहा है। तो गरीब के आंसू पोंछने के लिए भाजपा की सरकारों ने छत्तीसगढ़ और अन्य जगह इस बिल को लागू किया, इस तरह की बात लागू की। वहाँ आपको दर्द नहीं हो रहा कि वहाँ आपकी सरकार वोट के लालच में आपकी पार्टी नहीं आ रही? गैस सारे चीज आपने जो है बचाने थोड़ी बैठे, गिरवी रख दिया, गरीबों के हाथ से छीन लिया। भी चाहते हैं गरीब का दूध दही सारा महंगी कर दी, राशन पानी सारा महंगा कर दिया, और एक तरफ से कह रहे हैं कि हम आपको गेहूं की बातें कर रहे हैं। जब 1 रुपए में हम गेहूं बेच रहे हैं उसमें तकलीफ हो रही है, 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल बेच रहे हैं उसमें तकलीफ हो रही है। ये महंगाई हुई, ये सस्ता हुआ, 1 रुपए किलो गेहूं 2 रुपए किलो चावल, ये सस्ता हुआ, महंगा हुआ। बिना बात का लॉजिक दे रहा है, जनता जो है रो रही है। हम तो गरीब के साथ भी 2 टाइम का खाना डालना चाहते हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं, सोने नहीं दे रहे। बंद करिए नाटक सारा जो। लेकिन आप गरीब को चोर बोल रहे हैं, गरीब को अनाज बेचने वाला बोल रहे हैं कि सस्ता मिलेगा तो बेच देगा। आप गरीब की परिभाषा क्या कर रहे हैं? कभी गरीब 3 के आंसू सिलेंडर, पोंछने के लिए कभी 6 सिलेंडर, कभी 9 सिलेंडर, और जब ब्लैक में लीजिए तो पूरा मार्केट में अवेलेबल है सैकड़ों सिलेंडर। आपकी सरकार जो है जमाखोरों और माफिया के गिरोह के अंदर समझना चाहते हैं आपसे, इसका विरोध आप कर रहे हैं, आप सड़कों पर उतरे, बीजेपी के लोग पकड़ा रहे हैं। देखिए ना, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, आप सड़कों पर उतरे, सब्जियों के दाम बढ़े, आप सड़कों पर उतरे, बिल की बात हुई, आपने लगातार विरोध किया और फिर अचानक से हामी भर दी। तो क्या फायदा है, विरोध का भी क्या रह जाता है? देखिए 25 दिन में 20 दिन तो पार्लियामेंट चला नहीं। आप उस बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। 20 दिन के हिसाब से अगर हम 20 करोड़ को भी ऐड कर लेते हैं तो 2 दूने 4 हो गए सीधे। 400 करोड़ हमारा सीधे पानी में चला गया। वो 400 करोड़ को भी छोड़ दीजिए। अगर आपने बिल को खुलकर अपोज कर दिया तो वही ऑल आर विद यू, खुलकर अपोज करिए ना। पूरा आम हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा है। अगर आप बिल को अपोज कर रहे हैं, अगर आप को खारिज कर दिया गया लोकसभा में, आपने विरोध क्यों नहीं किया? अगर एक सेकंड आनंद जी, अगर आप युवाओं की बात करते हैं, इससे युवाओं को दिक्कत होगी, सब्सिडी बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, तो पार्लियामेंट में आप ही खड़े कैसे हो गए इसको समर्थन कर रहे हैं? आप तो सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप वॉकआउट अभी तक 20 दिन से वॉकआउट कर रहे हैं, 400 करोड़ के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, आज भी उठ के वॉकआउट कर लेते हैं। क्यों नहीं किया? देखिए सरकार सुन लीजिए, सरकार ने जो आश्वासन दिया कि एक बार ये पार हो जाए, हम लोग जो है इसमें कोई जो खामियां है उसको ठीक करेंगे, इस तरह का जब आश्वासन दिया गया तब हमारे नेता ने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे, एक मिनट, आप बीच में जो है आप बोल देती हैं, हमेशा आप इस प्रकार के विघ्न डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हम करेंगे और नहीं करेंगे, तो हमारी नेता ने कहा उठ करके कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम आएंगे और हम करेंगे। तो वो किसको पता है आनंद जी कौन कब आएगा? आपके कहने से आप आ गए क्या? आनंद जी क्या तय कर रहे हैं? आनंद जी आज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अपोज करने का, आपने अपोज नहीं किया, तौर पर देखी जा रही है। मदद करेंगे अगर हर प्रकार से कुछ संशोधन को मानना भी है, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे उठा
उठाकर देख लीजिए। तो संशोधन और माना है, मानने के बाद और जो चार जो मेन बिंदु था, अगर आनंद जी मैं यहाँ मान लिया कुछ नहीं माना, आपके कुछ संशोधन जरूरी था, कुछ संशोधन जरूरी नहीं, सारी जरूरी थी, लेकिन जरूरी था, कुछ जरूरी नहीं। एक बात बताइए, जब लड़ाई होती है, भर दी गई है, लड़ाई होती है, खारिज कर दिया गया, तो बातें जो है अगर मान ले और जो खामियां है उसको दुरुस्त कर ले, तो हमारा भी फर्ज होता है कि एक कदम हम आगे बढ़ के जब ये फर्ज निभा रहे हैं तो देशित कहाँ है? देशित नहीं है यहाँ पर, ये देशित कहाँ पर है? कहाँ सोच रहे हैं? ना आप जनता के लिए सोच रहे हैं, ना कांग्रेस जनता के लिए सोच रही है, आम जनता के लिए कौन सोचेगा? राजनीति हो रही है। देखिए हमने जो कहा था, एक तो कि जो जैसे पीडीएस सिस्टम है छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार का पीडीएस सिस्टम है, हमने कहा था कि उस तरह का इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ठीक से, ताकि ये घोटाले वगैरह जमाखोर और माफिया के गिरोह में ये नहीं पड़े। तो इसमें जो है कोई गलती की बात नहीं थी, कुछ विषय उन्होंने माना, कुछ नहीं माना। देखिए आप एक चीज बताइए, उसके बाद हमारी नेता उन्होंने कहा कि अगर सुधार नहीं करेंगे, आपका जो विरोधाभास था वो सभी जायज बातों को लेकर था, फिर अचानक से विरोधाभास कैसे तो वोट का लालच दिखता है। देखिए छत्तीसगढ़ का जो इन्होंने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में वोट का लालच श्रेय लेने की वजह, श्रेय लेने की चक्कर तो वोट का लालच आ गया। वोट का लालच तो सज्जन जी 2009 का मसौदा तैयार हुआ था, 2013 में आपने पास किया, तो वोट का लालच कहाँ पर नहीं है? राजनीति तो चारों ओर से देखी जा रही है। आप बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी कांग्रेस की बात करेंगी, और इस तरह का विरोधाभास रहेगा तो देश कहाँ पर है? जनता के लिए कौन सोच रहा है? जनता के लिए कहाँ सोचा जा रहा है? अगर कुछ बातों पे हम कुछ बातों को लेकर ना कर रहे हैं और फिर एकदम से लोकसभा में जब वोटिंग की बात आती है तो आप समर्थन भी करते हैं, तो जनता का हित कहाँ है? तमाम बातें आप कर रहे हैं कि उस वक्त कुछ नहीं हुआ लेकिन यहाँ फायदा होगा, तमाम तरह की बातें आपकी हैं, तो फिर देश का हित कहाँ पर है? देश की जनता के लिए कौन सोच रहा है? समय बहुत कम है हमारे पास, या संक्षेप में आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया मनोज जी। देखिए जो अभी जो सवाल जो उभरे इसमें कि राजनीतिक दल संसद का जो है समय का नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल। देखिए जब तक इस देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होगा, एक लेवल प्लेइंग नहीं होगी, तो देश की राजनीति जो है उसकी रीति नीति यही बनी रहेगी और सारी पार्टियां दोषी हैं। जो संजय जी बार बार सवाल कर रहे हैं कि संसद के समय का, तो संसद को तो आपने राजनीति का जो है एक वो खिलौना बना दिया है। अगर कानून बन जाए संविधान में कि संसद के जितने बिजनेस वर्क हैं वो किसी भी हाल में जो है उसमें व्यवधान नहीं लाया जा सकता, तो फिर एक दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अगर विपक्ष में जाएगी तो वह भी इसका फायदा उठाएगी। अगर बीजेपी अगर सत्ता पक्ष में जाएगी तो वह आरोप लगाएगी कि आप जो है सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसके लिए वो लाना होगा। और जहां तक छत्तीसगढ़ वाले मॉडल की बात है, तो मैं ये आपको बता दूं कि हर पार्टियां जो है अपने अपने हिसाब से श्रेय लेना चाहती हैं। पीडीएस इस देश में चले या न चले एक राष्ट्रीय डिबेट का विषय है। मैं भी पीडीएस के समर्थन में हूं, लेकिन आपदा काल में जब बाढ़ हो, सुखाड़ हो, दूर दराज के इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, वहां के लिए आप पीडीएस और फूड बैंक रखिए, लेकिन रेस्ट ऑफ पता नहीं होगा, लेकिन रेस्ट के लिए भी पीडीएस है वहां, आपको पता नहीं होगा डायरेक्ट। तो मैं तो कह तो रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ ट्राइबल इलाका है, छत्तीसगढ़ ट्राइबल इलाका है, अगर महसूस की में तो ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ कंट्री के लिए समय का अभाव है। आनंद जी संक्षेप में आपकी देखिए, कांग्रेस का हर चुनाव के पूर्व एक एजेंडा रहता है, लोक लुभावन कोई स्कीम ला करके जनता को, गरीबों को लुभाने का प्रयास करती है। अब जनता और गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि राशन पानी पहले ही छीन चुका है, गैस छीन चुका है, बिजली महंगी हो चुकी है, हर तरह से भ्रष्टाचार और इतना हर प्रकार से त्रस्त है लोग बहुत त्रस्त है। इससे कुछ देखिए, राशन तो यही है, आप कह रहे राशन हर प्रकार से परेशान है। फूड सिक्योरिटी बिल आप जिस भी तरीके से जो एक सिनेरियो बना हुआ है, हमारे पास जो 78% अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे, अगर उनको हम सपोर्ट करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर एक 1.30 लाख करोड़ की अगर हम बात करते हैं जो उसमें हमें देना है, एक साइड से हमारे 11 फैमिलीज ने टोटल पूरे देश की संपत्ति को नीचे रखा है। मैं एक का नाम लेता हूं, 10 का आगे ले लूंगा। एसआर ग्रुप को अगर आप देखेंगे 90,000 करोड़ रुपए उसने लोन लिया है इंडिया के बैंकों से, और वो अब अपने आप को एनआरआई बन के यूके में जाकर बैठने जा रहा है। मैं दोनों पार्टी से कहना चाहता हूं आज खुलकर मीडिया के माध्यम से कि आप जाकर क्या करना चाहते हो उसको। एक 1.30 लाख के लिए दोनों लड़ रहे हैं कि जिससे कम से कम 82% गरीबों को मदद मिल रही है, उसके लिए सब लड़ रहे हैं। 130 हजार करोड़ और यहाँ पर 90,000 करोड़ एक फैमिली के पास है, जिसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। सज्जन जी संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। मेरी सीधी सी प्रतिक्रिया ये है कि फूड सिक्योरिटी बिल उस भारत के गरीब
व्यक्ति के लिए है, जिसे एक टाइम का खाना भी मुहैया नहीं होता। सारे राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन करके इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं, वो भविष्य में किए जाए, लेकिन इसका समर्थन करना चाहिए। इसमें राजनीतिक छिछलेदारी नहीं करना चाहिए। गरीब को उसका हक मिल रहा है, उसका अधिकार मिल रहा है, और मौलिक अधिकार इस देश में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो कांग्रेस ने, यूपीए ने उसके मौलिक अधिकार के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। गरीबों जनता के मौलिक अधिकार के लिए कदम और आगे बढ़ाया है यूपी। जी 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 फिलहाल सज्जन जी, आप सभी का, आप चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि इस बिल का आखिर होगा क्या, इसका भविष्य क्या है। हालांकि लगातार विपक्ष जो इस बिल के कहीं ना कहीं समर्थन नहीं कर रही थी, विरोधाभास था, वो भी समर्थन दे चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है या जनता का हित भी सोचा जा रहा है, ये भविष्य तय करेगा। प्राइम मिनट में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल वन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके